नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम रंग तरंग में। मैं हूँ रेशमा आपके साथ। मैं अपनी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ, मेरे अंदर सारे रंग तुम्हारे निकले। लेकिन हम जिन रंगों की बात करते हैं वो रंग हैं हमारी सभ्यता के, वो रंग हैं हमारी परंपरा के, वो रंग हैं हमारी भारतीय कलाओं के, वो रंग हैं संवेदनाओं के। तो चलिए इन्हीं रंगों के सफर पर आपको लेके चलते हैं कार्यक्रम रंग तरंग में। इसमें कोई भी शक की बात नहीं है कि भारत बेहद समृद्ध है, अपनी परंपराओं के लिए जाना जाता है, अपनी परंपराओं के लिए, अपनी कलाओं के लिए। और जब भी हम इसकी कलाओं की बात करते हैं तो एक इतिहास निकल कर आता है। अगर हम पिछले 11 सालों की बात करें तो हमारी परंपराएं जीवित हुई हैं, हमारी परंपराएं आगे बढ़ी हैं। तो किस तरह से ये कला, ये परंपरा आगे बढ़ रही है, आइए आपको दिखाते हैं। भारत की संस्कृति के इंद्रधनुषीय रंगों ने पूरी दुनिया को प्राचीन काल से ही आकर्षित किया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में हुए मंदिरों के जीर्णोद्धार, तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास और कई परियोजनाओं की शुरुआत से न सिर्फ देश की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण हुआ है, बल्कि भारत की प्राचीन परंपरा और समृद्ध संस्कृति से जन जन का जुड़ाव बढ़ा है। केंद्र सरकार ने मंदिरों के गलियारों और तीर्थ स्थलों के पुनर्विकास पर फोकस किया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना और असम के मां कामाख्या मंदिर में बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। गुजरात में जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण और पार्वती मंदिर का विकास भी किया गया है। केदारनाथ मंदिर में आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना की गई है। पीएम मोदी के कार्यकाल में ही अगस्त 2020 में अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को किया गया। प्रमुख विरासत गलियारों और प्रतिष्ठित स्थलों को विकसित करने के अलावा प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से विभिन्न धर्मों के प्रमुख पूजा स्थलों का कायाकल्प करने का प्रयास किया गया है। इसमें मस्जिद, चर्च और तीर्थ स्थल शामिल हैं। स्वदेश दर्शन योजना ने यात्रा स्थल के बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा दिया है। हृदय योजना ने 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर फोकस किया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और साथ ही देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। इसी का नतीजा है कि 2024 में भारत में 9 मिलियन से ज्यादा विदेशी पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया, जिससे 2,77,842 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय हुई। केंद्र सरकार ने भारत की विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के बीच संबंधों को मजबूत किया है। काशी तमिल संगमम के दोनों चरणों में काशी और तमिलनाडु के बीच सभ्यतागत संबंधों का उत्सव मनाया गया। महाकुंभ 2025 अब तक के सबसे बड़े आध्यात्मिक आयोजनों में से एक बन गया है। केवल एक महीने में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में शामिल हुए, जो 45 दिनों में अपेक्षित 45 करोड़ को पार कर गया। भारत का योग शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य को बढ़ावा देने वाला एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में समर्पित करने का प्रस्ताव रखा। आज दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की विशेष तैयारियां चल रही हैं। ये योग की वैश्विक स्वीकार्यता को दिखा रही हैं। देश की संस्कृति को मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल में नई ऊर्जा मिली है। देश के भूले बिसरे नायकों को याद किया गया है। आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल कर प्राचीन ज्ञान को संरक्षित किया गया है। आध्यात्मिक सर्किट और आधुनिक तीर्थ सुविधाओं के माध्यम से भारत की सभ्यता, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध संस्कृति की जानकारी जन जन तक पहुंचाई जा रही है। इन सभी प्रयासों ने भारत की भावना को गर्व के साथ दुनिया भर तक पहुंचाया है। मैं एक अक्षर हूँ। अक्षर ही हमें भाव देते हैं, अक्षर ही हमें संवेदनाओं से रूबरू कराते हैं और यही अक्षर जब शब्द बन जाते हैं तब ये हमारा इतिहास बनाते हैं। यही शब्द हमें भविष्य बताते हैं। और वाकई जब हम इन अक्षरों की बात करते हैं तो ये अक्षर हमें बेहद आकर्षक लगते हैं। और अगर ज़रा सोचिए, इन्हीं अक्षरों से एक कैलीग्राफी कर दी जाए तो बात कुछ अलग हो जाती है। जी हाँ, दिल्ली के बीकानेर हाउस में एक बहुत ही शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
जिसमें शानदार कैलीग्राफी देखी गई और वाकई ये कैलीग्राफी अपनी ओर हमें आकर्षित कर रही थी। तो क्या है ये अक्षर स्केप? आइए आपको लिए चलते हैं दिल्ली के बीकानेर हाउस। आपने चित्र प्रदर्शनियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अक्षरों से अगर कैनवस पर कोई चित्र बना दिया जाए तो हर चित्र अपनी ओर आकर्षित करता है। जी हाँ, ये है कैलीग्राफी, जिसे हिंदी में अक्षरांकन कहा जाता है। ये कलात्मक लेखन शैली है। ये लेखन कला में अक्षरों को एक विशिष्ट शैली और सुंदरता के साथ लिखने की तकनीक है। इसी लेखन तकनीक का सुंदरता के साथ इस्तेमाल किया कलाकार निखिल आफले ने। अपनी एकल चित्र प्रदर्शनी अक्षर स्केप में कलाकार ने व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाया अक्षरों के माध्यम से। इस सुंदर और आकर्षक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के बीकानेर हाउस में। कैनवस पर सारे ही चित्र पुरानी यादों में लिपटे हुए महसूस हो रहे थे और कलाकार निखिल उन सभी चीजों को समेटे हुए नजर आए जिनकी वे कल्पना करते हैं या फिर उन्हें महसूस करते हैं। प्रदर्शनी का सबसे आकर्षक हिस्सा ये है कि इसमें कोई चित्र या फोटोग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि हर दीवार पर केवल अक्षर ही दृश्य बना रहे थे। मेरे आर्ट में मैंने देवनागरी जो लिपि है, जिसमें हम बहुत सारी लैंग्वेजेस और भाषा है बोलते हैं, जैसे कि संस्कृत है, हिंदी है, मराठी है, तो ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है इसको मैंने क्या कहते हैं कि कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म में उसको हमने कन्वर्ट किया है। और ये वाले एग्जीबिशन में मैंने कोई एक पर्टिकुलर थीम के ऊपर काम नहीं किया है, पर ये जो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस है और मेरी मेमोरीज़ है, नॉस्टैल्जिया है, उसको लेके मैंने अक्षरों से बस सिर्फ अक्षर यूज करके मैंने उसको चित्रित किया गया है। आमतौर पर सुलेख को प्राचीन माना जाता है, लेकिन अपनी कला में इस कलाकार ने देवनागरी लिपि को बेहद आकर्षक रूप से उपयोग किया है, जो प्रदर्शनी की आत्मा है। प्रदर्शनी में कहीं कहीं पारंपरिक टिप पेन के साथ साथ स्कॉच ब्राइट, टूथब्रश, शेविंग या फिर फोम, स्पॉन्ज जैसे कई अपरंपरागत उपकरण भी नजर आ रहे थे, जो कि इस कला के लिए उपयोग में आते हैं। कहते हैं कि अक्षर मौन रहते हुए भी मुखर कहलाते हैं, और वाकई जब इन्हीं अक्षरों से शब्द बन जाते हैं तो हमारी भावनाओं को ये व्यक्त कर जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि ये अक्षर, ये शब्द हमारे बेहद करीब हो जाते हैं, क्योंकि प्रेम में जब ढल जाते हैं तो हमें एक दूसरे के करीब कर देते हैं। आर्टिसेरा की सह संस्थापक लीसा जैन कहती हैं, निखिल का काम अक्षरों की क्षमता और ताकत को दर्शाता है। नॉर्मली जब हम कैलीग्राफी के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि बस सुंदर हैंडराइटिंग में लाइंस लिखे हुए होंगे, पर आप जैसे देखेंगे निखिल ने जो काम बनाए हैं वो अक्षरों के ऊपर बेस्ड है, पर उसके पास एक बहुत डीप स्टोरी भी होती है, एक वो कहानी बोलना चाह रहे हैं। और जो देवनागरी स्क्रिप्ट है जो इन्होंने यूज़ करा है अपनी पेंटिंग्स में, अपनी कैलीग्राफी में, मैं उनको बता रही थी कि ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये इथियोपिया में, जहाँ मैं 15 साल रही हूँ, उनकी लैंग्वेज में भी यही बिल्कुल देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ करी गई है। तो वो अगर हम बोलेंगे क खा ग, वो बोलेंगे क खा, बहुत ज़ोर से उनकी साउंड आती है। उन्होंने वाउल सिस्टम हमारी लैंग्वेज से बोरो किया हुआ है। अक्षर स्केप एक स्क्रिप्ट की गहन खोज के रूप में सामने आता है। ये अर्थ, स्मृति और उपस्थिति के लिए एक साधन के रूप में काम करता है। पवित्र प्रतीकों और रोजमर्रा की लिपियों के परस्पर क्रिया में प्रदर्शनी अपनी लय पाती है और परंपरा के प्रति श्रद्धा और रूप के प्रति गहरी जिज्ञासा रखती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत जो हमें हमारी परंपराओं से जोड़ता है, हमारी जड़ों से हमें जोड़ता है, हमारी सभ्यता हमें बताता है, हमारी कलाओं के बारे में हमें बताता है और हर राग के बारे में बताता है। जी हाँ, शास्त्रीय संगीत हमें ये बताने की भी कोशिश करता है कि दिन का हर पल एक राग है। ज़रूरत इस बात की है कि सुनने वाला होना चाहिए, साधना करने वाला होना चाहिए।
एक ऐसा ही दिलकश और आकर्षक कार्यक्रम का आयोजन किया गया दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में, ताल चक्र। तो किस तरह की तालें हमने सुनी, किस तरह के राग हमने सुने, आइए चलते हैं इस कार्यक्रम में और जानते हैं कि संगीत की कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत ने इसमें शिरकत की। ताल चक्र दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में भारतीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य की एक मनमोहक शाम। पुनीत बालन द्वारा प्रस्तुत ये महोत्सव भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है, जो भारतीय शास्त्रीय संगीत में लय और विविधता का जश्न मनाता है। इस कार्यक्रम में दिग्गज कलाकारों ने अपनी कला को मंच पर प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में नृत्यांगना शीतल कोलवलकर द्वारा एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला कथक एकल प्रदर्शन किया गया, जो अपनी पीढ़ी की सबसे होनहार कलाकारों में एक है। उन्होंने उस्तादों के एक असाधारण समूह के साथ संगत भी की। इस शास्त्रीय संगीत की शाम में तबले और सितार के सुर जब छेड़े गए तो दर्शक झूमने पर मजबूर हो गए। कथक का पूरा स्वरूप दिखाने की हमारी कोशिश रही, क्योंकि कथक का सोलो था। तो कथक में जो अंग महत्वपूर्ण अंग रहते हैं, वंदना, ठाट, आमद, परणामद, फुटवर्क, परमेलू, चक्कर का टुकड़ा, एक अभिनय का थोड़ा सा अंग, तो ये सब दिखाने की मैंने कोशिश की। ये तो जाहिर है कि हमारा संगीत जो है वो सिर्फ ताल का नहीं है, ये ताल और सुर दोनों का है। तो इसलिए अब जब हम इतनी जगह पे कर रहे हैं तो इसमें नृत्य में भी ताल का बहुत पक्ष होता है। उसके बाद सुर का साज तो होना ही चाहिए संगीत में। भारतीय शास्त्रीय संगीत भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, जो अपनी समृद्ध परंपरा, विभिन्न रागों, तालों और लय के साथ संगीत के प्रेमियों को आकर्षित करता है। संगीत हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान को भी दर्शाता है। स्वर वही है जो मौन को अर्थ दे, संगीत वही है जो आत्मा को छू जाए। और इस संगीत की सेवा में न जाने कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत ने अपना पूरा जीवन लगा दिया है। पद्म विभूषण गिरिजा देवी, जो संगीत के लिए जानी जाती हैं, अपने स्वरों के लिए जानी जाती हैं, उन्हें को श्रद्धांजलि देने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आइए आपको इसी कार्यक्रम में लिए चलते हैं और जान लेते हैं स्वर और ताल के बारे में। जान लेते हैं कि जब स्वर हम सुनते हैं तब हमें कैसा प्रतीत होता है, किस तरह से ये स्वर हमारे कानों से मन में उतर जाते हैं। शास्त्रीय गायन, जिसे हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है, भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक समृद्ध परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। एक ऐसा ही संगीतमय कार्यक्रम हुआ दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में, जहां कई दिग्गज कलाकारों ने मंच को साझा किया। पद्म विभूषण गिरिजा देवी की याद में संगीत संस्था की ओर से स्मरण संगीत में संध्या का आयोजन विभिन्न संस्कृतियों और युगों से प्रभावित नजर आ रहा था। गायकी में जटिल रागों, तालों और गायन शैलियों के साथ कलाकारों की प्रस्तुति लाजवाब थी।
शास्त्रीय गायन न केवल एक कला है बल्कि एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अभ्यास भी है। जब कलाकारों ने मधुर राग छेड़े तो श्रोता झूमने पर विवश हो गए। गिरिजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका थी। उन्हें अप्पा जी के नाम से भी याद किया जाता है। उन्होंने बनारस घराने की संगीत परंपरा को बढ़ावा दिया और ठुमरी गायन को प्रसिद्धि दिलाई। उनकी जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो उसी उद्देश्य से हम अपना शिक्षा जो भी प्राप्त किए हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, और जो आगे आने वाले जो पीढ़ी है उनसे भी हमारी यही उम्मीद है कि वो लोग इस परंपरा को सीखें और इसको जीवित रखें, संरक्षण करें। कुछ ही कलाकारों हैं जो अपने हिसाब से या सबके दिलों में दाग कट के गए हैं। गिरिजा देवी, विदुषी गिरिजा देवी जी ऐसा ही एक कलाकार है जो सबके दिल में है और रहेंगे, और हमारा इंस्पिरेशन है। जिन लोगों के गाना बजाना सुन के हम लोग बड़े हुए हैं, रियाज करने सीखे हैं, तो उनमें से एक नाम है विदुषी गिरिजा देवी जी। शास्त्रीय संगीत की महान संगीत परंपरा में अनेक श्रेष्ठ तथा धुरंधर संगीतज्ञों ने देश की कला और संस्कृति को विश्व पटल पर स्थापित करने में अपनी भूमिका निभाई है। भारतीय संगीत की इस महान घराना परंपरा को विभिन्न गायकों और वादकों ने अपनी कला साधना और तपस्या से भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा है, और ये कार्यक्रम ऐसे ही महान कलाकारों के लिए एक श्रद्धांजलि है। दिल्ली के श्रीराम सेंटर में एक बहुत ही भावुक नाटक का मंचन किया गया। नाटक था जलता हुआ रथ, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि आज के दौर में इंसान किस तरह से अपने अस्तित्व को मनवाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए देखते हैं इसके कुछ अंश। जलता हुआ रथ, यह है नाटक जिसका मंचन दिल्ली के श्रीराम सेंटर में हुआ। कल जो कहानी सुनाई थी तुमको याद है? हाँ दीदी। तो आज मैं तुम्हें एक कविता सुनाने वाली हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर कौन है? आज की बदलती दुनिया में रंगमंच समाज और उसके मुद्दों का प्रतिबिंब प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये शिक्षा, मनोरंजन और सामाजिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य करता है। किसने खून किया इस लड़की का? पकड़ो, पकड़ो, स्पीक आउट। हमने नहीं किया। जब नेता का कत्ल हुआ था तब हुआ था ये सब। नेता का कत्ल हो गया? बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। ये एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को एक साथ लाता है और बातचीत और समझ को प्रोत्साहित करता है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। बच्चों, जलता हुआ रथ स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया एक हिंदी नाटक है। ये नाटक अन्याय और सामाजिक व्यवस्था की आलोचना करता है। इस नाटक में बात उस भाषा की गई है जो हमें समाज से जोड़ती है, जो हमें प्रेम सिखाती है, और इस भाषा के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। हाँ,
हम तुझे अपने हिस्से की भीख से खाना दे दिया करेंगे। हाँ। वैसे तेरा नाम क्या है? हमसे बड़ा है, चाचा ठीक रहेगा? नो बापू, नो नो नो। अरे तो गुस्सा क्यों करता है भाई? तो फिर क्या करके बुलाया? बाबा बाबा। हाँ बाबा ठीक है, बाबा में मेरा किरदार मुन्ना का है, जो एक अंधी भिखारन है जिसके साथ कई बार छेड़खानी होती है और बहुत गुंडे के लड़के उसे परेशान करते हैं। खुद में वो अपनी ही एक जो ईश्वर ने उसे दिया है कि आंखें नहीं दी, उससे भी जूझ रही है। मानसिकता उसकी बहुत एक विचारगी की है। एक ये है, उसके अलावा लास्ट में वो प्रेग्नेंट होती है और उसका बच्चा मर जाता है। आप सोचिए, एक औरत के लिए इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। ईश्वर ने पहले आंखें नहीं दी, जब संसार में आई तो लोगों ने उसे नोचा। लोग बहुत डरी हुई रहती है, किसी पे विश्वास नहीं है। ले दे के एक बाबा कैरेक्टर हैं, उनसे उसको अफेक्शन होता है, एक फादरली फिगर उन्हें वो देखती है और लास्ट में उसका बच्चा मर जाता है। बहुत मार्मिक और एक दुख दर्दनीय इसकी कहानी है। जलता हुआ रथ में मेरा किरदार है बाबा का। बाबा का किरदार एक बहुत ही ज़रूरी किरदार है आज के समाज के लिए और बहुत ही प्रासंगिक है। बाबा का किरदार वैसे तो कुछ मानसिक रोगों से ग्रसित है, पर साथ के साथ वो बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ही जागरूक और बहुत ही जानकार व्यक्ति है। बाबा का काम है समाज की बुराइयों को उजागर करना। और ये नाटक के माध्यम से राइटर समाज को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा है कि अपनी आवाज़ उठाएं, गलत को गलत बोलें, सही को सही कहें, ताकि सामाजिक व्यवस्था, पूरे विश्व की व्यवस्था ठीक हो। नहीं तो हम इसी तरह जलते हुए रथ पे चलते रहेंगे, जिसका कोई फायदा कभी भी किसी को नहीं होगा। जब गलत लोग किसी सही चीज का इस्तेमाल कर ले तो वो भी गलत ही हो जाती है। यही शासक वर्ग का चरित्र है। रंगमंच की सबसे बुनियादी भूमिकाओं में से एक है मनोरंजन करना। साथ ही कई अहम समाजी मुद्दों को आकर्षक संवादों से दर्शकों तक पहुंचाना। नाटक देखकर हम खुद को एक अलग दुनिया में ले जाते हैं और जलता हुआ रथ जैसे नाटक उपचारात्मक हो सकते हैं और तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद तो करते ही हैं, साथ साथ हमें एक नई सोच देते हैं और बताते हैं कि हमें उस मंच की आवश्यकता है जहां हम अपने आप को देख सकते हैं। कहते हैं कि कुछ पल अपने लिए भी रखो, भीड़ में ज्यादा रहे तो खुद भी गुम हो जाओगे। जी हाँ, अपने आप को तलाशने के लिए, अपने आप को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी कलाएं, हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा हमें अपने आप से जोड़ती है, अपने बारे में हमें बताती है, हमारे अस्तित्व के बारे में हमें बताती है। और वैसे भी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में कहाँ किसी के पास समय होता है कि वो अपने आप को तलाश करे। लेकिन जब हम अपनी परंपरा से जुड़ जाते हैं, अपनी जड़ों से जुड़ जाते हैं, तब हमें शांति का एहसास होता है। और आज के दौर में अगर कुछ लम्हे, कुछ पल, कुछ क्षण हमें शांति के मिल जाएं तो बात बन ही जाती है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, नमस्कार।